नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेश राम मेहरडा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण और स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। इसी क्रम में मैं सबसे पहला टॉपिक यहां से उठाता हूं, भाषा। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा परिभाषा भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिससे मन के भावों और विचारों को पढ़कर, लिखकर, अथवा बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को जानते हैं। तो ये है भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिससे मन के भावों और विचारों को पढ़कर, लिखकर अथवा बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों या विचारों को जानते हैं। जैसे कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन संबोधन करते हुए कहता है, हरि, तुम्हें ताजमहल कैसा लगा? और हरि जवाब देता है, यह वास्तव में बहुत सुंदर है। इस प्रकार हमने देखा कि मोहन और हरि आपस में बातचीत करते हुए ताजमहल की सुंदरता के बारे में बात करते हैं और अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इसी बातचीत का माध्यम भाषा कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं जो इस प्रकार है। पहला है मौखिक या बोलकर और दूसरा है लिखित
या लिखकर। अब इसमें से पहला टॉपिक उठाते हैं मौखिक भाषा। मौखिक या बोलकर। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब हम बोलकर मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरा है लिखित यानी लिखकर। इसी प्रकार जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो यह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। भाषाएं अनेक हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है आदि। हमारा देश भारत है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसे 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आगे का टॉपिक उठाते हैं। दूसरा जो टॉपिक था हमारा लिपि। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मन के भावों या विचारों को जब हम लिखकर या बोलकर या पढ़कर अभिव्यक्त करते हैं तो वह भाषा कहलाता है। इसी प्रकार लिपि भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसा कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत की जो लिपि है वो भी है देवनागरी। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी लिख देता हूं, संस्कृत की लिपि भी है देवनागरी। इसी प्रकार बात करें, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी। इसी प्रकार उर्दू की फारसी। तो अपनी बात करें अपने हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। और ये जो हिंदी भाषा अपनी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। और देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ण की आकृति समान है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान है। और दूसरी विशेषता है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं
लिखी जाती है। और इसकी तीसरी विशेषता है कि यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अब अपने भाषा और लिपि के बाद बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण भाषा और व्याकरण का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा की अशुद्धता को शुद्ध करके उसकी रक्षा करती है। जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, नीता कपड़े सीता है। यह पहला एग्जाम्पल हो गया, नीता कपड़े सीता है। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, घोड़ा खड़ी है। घोड़ा खड़ी है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में हमें अर्थ का बोध प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। ये अशुद्ध कैसे है, ये हमें व्याकरण से पता चलता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण अलग अलग होता है। हिंदी भाषा का व्याकरण अलग होता है, पंजाबी का व्याकरण अलग होता है, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण अलग होता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा का व्याकरण जो है वो अलग होता है। अब अगर देखें कि पहले वाक्य में कर्ता जो है वो नीता है, तो जो क्रिया है वो भी, जैसे नीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। दूसरे वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। तो इनके शुद्ध रूप होंगे, नीता कपड़े सीती है। नीता कपड़े सीती है। नीता कपड़े सीती है। इसी प्रकार ये होगा, घोड़ा खड़ा है। ये इनके शुद्ध रूप हैं। अतः अब अपनी परिभाषा की बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत या जिसमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना एवं बोलना आता है। बोलना आता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं। अब अपने व्याकरण के भाग पढ़ेंगे। व्याकरण के भाग। व्याकरण को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है वर्ण विभाग, और दूसरा टॉपिक आता है शब्द विभाग, और तीसरा टॉपिक आता है वाक्य विभाग। वाक्य विभाग। वर्ण या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण या अक्षरों को शुद्ध रूप में
शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखने के नियम आते हैं। शब्द विभाग में शब्दों की रचना, इसके भेद एवं इसका उच्चारण सीखते हैं। वाक्य विभाग वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं और इसके अंतर्गत वाक्य के भेद एवं वाक्यों की रचना के नियम आते हैं। अब अगर बात करें कि अब तक हमने जो भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ा, उसका सार देखें तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की अपनी लिपि है देवनागरी, और हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखने के लिए उसका व्याकरण सीखना जरूरी है। इसी प्रकार अगर अपने आगे पढ़े वर्ण, भाषा की सूक्ष्म इकाई, भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण है, या वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जैसे कि ए, ई, उ, कै, चे, पे, 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 ये सब वर्ण है। फिर वर्ण के भेद, वर्ण के भेदों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर कुल वर्णों की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 11 + 33 = 44 है।